Good morning everyone. So today we are going to start a very important chapter. हम लोग आज एक important chapter start करने वाले हैं, ठीक है. But before that I want to introduce myself. My name is Papu Kumar Mahato and I am a teacher of Bioguru. Okay, so let's start. So today we are going to study about one very important chapter, that is about resource and development. तो ये ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स. तो रिसोर्स का मीनिंग सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा. तो मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. सो अ रिसोर्स इज एनीथिंग अवेलेबल in the environment that can satisfy human needs and provide it is. Means resource क्या होता है? Anything which is available in the nature which has capability to satisfy the needs of human being, that is called resource. तो जो भी human needs को satisfy कर सकता है वो आपका resources होगा, ठीक है. वो सारा natural resources में आएगा. अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का अगर एक्सट्रैक्शन करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है. यू नीड टेक्नोलॉजी. आपको टेक्निकली एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, बिकॉज जो भी रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है. एंड प्रॉपर एक्सट्रैक्शन के लिए यू नीड व्हाट? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी दैट इज़ द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड. तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए. सेकेंड, इकोनॉमिकली फिजिबल. देखिए बहुत सारा क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इंगेज हम लोग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है. तो बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक्सट्रैक्शन. तो उसके लिए क्या होता है, तो इसीलिए बोला गया है कि इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. जो टेक्नोलॉजी आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगा रहे हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद है कल्चरली एक्सेप्टेबल. मीन्स सोसाइटी एग्रीज टू इट्स यूज एंड अलाइन विद द कल्चरल वैल्यू. दैट मीन्स क्या होता है, कई बार क्या होता है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को आप अगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए गए, निकालने के लिए गए, तो वहाँ का जो नियर बाय जो सोशल ग्रुप होता है दे स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग, ठीक है. तो आपको एक ऐसा मतलब प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी में जो कम्युनिटी हो उसको एक्सेप्ट करे, उसका एक्सट्रैक्शन में हेल्प करे, तभी उस तरह का जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, एक्सट्रैक्शन उसका स्मूथ बनता है. जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ. कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल ग्रुप होता है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर माइनिंग किया जाना है और वो पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके वहाँ पर माइनिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं. तो जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं डेफिनेटली दे ऑब्जेक्ट, ठीक है. वो लोग ऑब्जेक्ट करता है क्योंकि वो लोग के सामने रिहेबिलिटेशन का भी एक प्रॉब्लम आ जाता है. तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. जैसे एक वन एग्जांपल और हम देना चाह रहे हैं. अभी गवर्नमेंट कुछ समय पहले, लगभग 1-2 महीना पहले एक सर्कुलेशन जारी किया था. उस सर्कुलेशन में गवर्नमेंट वाज सेइंग कि जो अरावली हिल्स है और उसके आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है, वो सारा को हटा करके क्लीन करके वहाँ पर जो माइनिंग किया जाएगा. तो बहुत सारे लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कल्चर को डैमेज करने वाला था. तो ऐसे में, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ गया. तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. जो भी हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तभी उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. तो चलिए इसके अलावा देखते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, दैट इज़ टोटली फ्री, दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट gift that has been given by nature to us. So many people they start using a lot of
दे एक्चुअली वेस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चीज़ होता क्या है कि अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि ह्यूमन प्लेज अ की रोल इन द कन्वर्टिंग नेचुरल मटेरियल्स इनटू रिसोर्सेज। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। दैट मीन्स हम उसको यूज करें बट वी शुड नॉट वेस्ट दैट, ठीक है, हम लोग को उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग के पास जो ह्यूमन बीइंग जो होता है, ठीक है, उसका की रोल होता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल मटेरियल्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है, जो स्किल होता है वो ह्यूमन बीइंग के पास होता है। ह्यूमन themselves are considered as resources because they have skilled knowledge and technology। तो ह्यूमन बीइंग खुद ही एक रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास जो स्किल्स होता है या जो नॉलेज होता है या जो टेक्नोलॉजी होता है, उस टेक्नोलॉजी का यूजेस करके, ठीक है, ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज को यूजफुल बनाता है या यूजफुल बना सकता है। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग का रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, प्रॉपर यूज़ के लिए ह्यूमन बीइंग का नॉलेजेबल होना या ह्यूमन बीइंग का जो रोल होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल आप देखिए, रिवर, ठीक है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो हेयर यूज फॉर इरिगेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिवर है, ठीक है, यहाँ पर रिवर को यूज करके, ठीक है, ह्यूमन बीइंग उसको यूज कर सकता है अपने स्किल के माध्यम से, और उसको यूज हम लोग करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए भी हम लोग वाटर को यूज कर सकते हैं। तो ह्यूमन अपने स्किल के जरिए ये नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकता है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसका प्रॉपर यूज करना है, उसका एग्जैक्ट किस तरह का यूज करना है, तो वो सारा चीज़ जो है ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग का जो रोल होता है दैट इज़ पाइवोटल। ह्यूमन बीइंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा और हम आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करें, डिवीज़न करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है दो भागों में किया जाता है। पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक वैसा नेचुरल रिसोर्सेज होता है जो लिविंग थिंग्स होता है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रीज है, एनिमल है, बर्ड है, ठीक है। तो ये सब सारा क्या है, ये सब बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। और अगर हम अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम बात करेंगे तो अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली जो आएगा, अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारा चीज़ आता है। जैसे आपका माउंटेन है या फिर किसी तरह का मिनरल्स होता है, ठीक है, स्टोन है या सॉइल वगैरह है, ठीक है। तो ये सब सारा जो होता है वो अबायोटिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, ठीक है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सह्यूसिबिलिटी, ठीक है, एक्सह्यूसिबिलिटी के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली लिखा है renewable resources can be replenished, means the resources which can be replenished, which can be regained, so that kind of resources is known as renewable resources, okay. And the resources which are found in a limited quantity, that is called non renewable resource। तो जो renewable resources होता है उसमें आपका सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ठीक है, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ठीक है, ये सब सारा जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज
रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये सब एनर्जी को रिप्लेनिश किया जा सकता है, इसको रीगेन किया जा सकता है, एंड दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन अ अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है। वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में अगर बात करें, सो द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटी, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात कर ले तो ये आपका ऑयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, नेचुरल गैसेस है, ठीक है, तो ये सब सारा जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सह्यूसिबिलिटी के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप के आधार पर अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप, दैट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। ऑनरशिप के आधार पर जो रिसोर्सेज होता है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इंडिविजुअल, ठीक है, सो द रिसोर्सेज which basically belong to a particular people, to a particular man, okay, to a particular human, so that kind of resources is known as individual resource, okay. And community resource, what is community resource? तो community resource वो होता है the resource which belong to a group of people, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल से जो रिसोर्सेज बिलोंग करता है वो कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। एंड द नेशनल रिसोर्स, सो द रिसोर्स विच बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कंट्री, कोई पार्टिकुलर कंट्री से जो रिसोर्सेज बिलोंग करता है, ठीक है, वो रिसोर्सेज क्या होगा, वो नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। एंड इंटरनेशनल रिसोर्स, सो द रिसोर्स which belong to international community, okay, means that is not belong to any certain country, ठीक है, वो रिसोर्स जो होता है उसमें सारे कंट्रीज़ का हक होता है, ठीक है, तो वैसा जो रिसोर्सेज होता है उसको इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ओनरशिप के बारे में बात करें तो ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को ये 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर भी जो रिसोर्सेज है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला पोटेंशियल, ठीक है, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है जस्ट लाइक विंड, ओके, मतलब वैसा रिसोर्सेज जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, विच कैन बी ग्रोन अगेन एंड अगेन, जहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी को या बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, वैसा जो रिसोर्स होता है उसको पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें आपका विंड आता है, ठीक है, इसके अलावा आपका सोलर एनर्जी आता है, ये सब सारा पोटेंशियल एनर्जी में आएगा या पोटेंशियल मतलब रिसोर्स में आएगा। इसके अलावा डेवलप्ड मॉडर्न ऑयल रीड, ठीक है, तो अगर कोई ऑयल का बात करें, ठीक है, जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी मींस कंट्री वेयर ऑयल इज़ फाउंड, ठीक है, वैसा कंट्री जहाँ पर ऑयल वगैरह मिलता है, तो उसको अब क्या होता है कि पहले जो निकालने का उसका जो प्रोसीजर था या पहले जो उसको रिफाइन करने का प्रोसीजर था, दैट वाज टोटली डिफरेंट एंड राइट नाउ इट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन करने का, तो वो डे बाय डे बढ़ता जाता है, मतलब पहले का जो टेक्नोलॉजी था और अभी का जो एक्सट्रैक्शन का जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो जो डेवलप टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई रिसोर्सेज को निकाला जाता है, ठीक है, तो वैसा रिसोर्सेज आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है स्टॉक, मतलब द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एज अ रिजर्व and that has been kept for either for future generation, ठीक है, or that is has been kept for a certain time, okay, so that kind of resources will come under a stock, that means वैसा रिसोर्स, ठीक है, जिसको एक certain time के लिए रख दिया गया है,
ठीक है, या एक सर्टेन कारणों से उसको रख दिया गया है, ठीक है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है, तो वैसा जो रिसोर्स होता है वो आपका स्टॉक में आएगा। इसके अलावा आता है रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स ये बेसिकली डैम्स वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे डैम्स वगैरह में क्या होता है कि जो हम लोग पानी वगैरह होता है उसको हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, और बाद में उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री में वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, उसके बाद डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, इसके अलावा इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता है, इसके अलावा फिशिंग बोटिंग एज अ टूरिस्ट प्लेस के लिए भी किया जाता है। तो जो मतलब रिसोर्सेज होता है, ठीक है, डैम्स वगैरह, वो रिजर्व रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से रिसोर्सेज को कई अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स प्रॉब्लम, ठीक है। अगर रिसोर्सेज का अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें किस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है, उसमें देखते हैं। तो अनकंट्रोल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज होता है उसका यूज़ जो है अनकंट्रोल्ड वे में किया जाता है, मतलब उसका यूज़ जो है अनलिमिटेड वे में किया जाता है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम है रिसोर्सेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब सोचिए कोई भी रिसोर्सेज को अगर अनलिमिटेड या अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ किया जाएगा तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब कोई भी रिसोर्सेज को आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करिएगा तो आप उस रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हैं, और उसका यूज अगर लगातार आप कर रहे हैं तो उसका डिप्लीशन हो जाएगा, दैट मीन्स वो ख़त्म हो जाएगा, उसका लेस क्वांटिटी बचेगा, और हो सकता है तो फ्यूचर जनरेशन आते आते वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट भी कर जाए। तो इसीलिए जो अगर रिसोर्सेज को अनकंट्रोल वे में यूज़ किया जाता है तो ये प्रॉब्लम हम लोग के सामने आ जाता है। इसके अलावा इनइक्वालिटी रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होता है वो कुछ रिच लोगों के हाथ में ही होता है कंसंट्रेटेड, मीन्स रिच पीपल यूज देम द वे दे वांटेड, ओके, और द वे दे वांट्स, मतलब रिच पीपल उसको जैसे चाहता है उसको यूज करता है, ठीक है, और पुअर पीपल लोग के हाथ में रिसोर्सेज होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज का जो यूजेज है वो इनइक्वालिटी है, ठीक है, मीन्स दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इक्वली, ठीक है, मीन्स रिच पीपल दे आर यूजिंग रिसोर्सेज मोर एंड मोर एंड समटाइम्स दे आर वेस्टिंग, okay, and the poor people they are not getting the resources, and they are either they are not getting resources or very less resources they are using। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी आप समर टाइम चल रहा है, ठीक है, अब समर टाइम में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होता है जहाँ पर जो रिच लोग हैं उसके पास, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वगैरह अवेलेबल होता है, ठीक है, उसके लिए जो रिच पीपल है उसके लिए। जबकि जो पुअर एरियाज़ होता है, पुअर पीपल होता है, उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों का सिचुएशन ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए पीने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह का सिचुएशन भी डेफिनेटली होता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का जो यूज होता है वो इक्वली सभी ह्यूमन बींग के द्वारा नहीं किया जाता है। उसके अलावा अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को डेफिनेटली आप यूज करिएगा, ठीक है, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन्वायरमेंट डैमेज होता है, ठीक है, मतलब उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो ओजन लेयर होता है, ठीक है, वो डिप्लीट होता है, मतलब जो ओजन लेयर होता है, द लेयर विच प्रोटेक्ट अस from UV rays, okay, so that is also damaged, okay, if we use environment if you use resources more and more, ठीक है, रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने से आपका ओजन लेयर भी डिप्लीट होता है और अफेक्टेड होता है। इसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग आता है उससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज होता है, हीट वेव्स वगैरह आता है, ठीक है,
और ये जो ओजोन लेयर जो डैमेज हो रहा है उसी से क्या होता है, रेडिएशन वगैरह और हार्मफुल जो मतलब रेडिएशन होता है वो हम लोग तक पहुंच रहा है। तो ये सब सारा आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर असर होता है जब हम लोग रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पोल्यूशन, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन, ठीक है, मतलब लैंड कंटामिनेशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सब सारा आपका इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी एंड इरोजन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर हम लोग कंटिन्यूसली नेचुरल रिसोर्सेज को अगर यूज करते हैं तो जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन होता है, उसका जो फर्टिलिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोइल का इरोजन भी होता है, मीन्स डिप्लेशन भी होता है। सो दीज आर द इफेक्ट, दीज आर द मीन्स डैमेज विच आर डन बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर उसको ओवर यूज़ करेंगे तो सोचिए हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो ओवर तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो ये सब सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जैसा कि अभी हम बोले कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में है तो वो उसका क्वांटिटी रिड्यूस होगा, वो एक प्रॉब्लम है ही। लेकिन अगर मोर देन, ठीक है, रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर डैमेज करता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कैसे करें जिससे कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और इसके अलावा हम लोग अपना जो नीड्स है उसको भी फुलफिल कर सकें। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एक्शन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एक्शन, तो जो रिसोर्सेज हम लोग का अवेलेबल है, ठीक है, उस रिसोर्सेज का हम लोग कैसे यूज़ करें, ठीक है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड पर उसका अच्छा इफेक्ट पड़े। उसके लिए हम लोग का देखिए कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये क्या है भाई, ठीक है, तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो मतलब वैसा, मतलब हम लोग को रिसोर्सेज को ऐसा यूज करना है कि हम लोग का जो प्रेजेंट नीड्स है उसको पूरा कर सके और फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इस तरह से अगर हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो उस तरह का यूजेस को हम लोग, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैटेगरी में लेकर के आते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग को बैलेंस्ड वे में रिसोर्सेज का यूज करना है, नॉट मीन्स मोर देन द रिक्वायरमेंट, ओके, एंड नॉट लेस देन द रिक्वायरमेंट। मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये आपका कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप समझिए। बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नेचुरल वर्ल्ड, मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी करना चाहिए, ठीक है, और नेचर का जो वर्ल्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब हम लोग को नेचर और डेवलपमेंट को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो तब जा कर के क्या होगा, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तब जा कर के एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जहाँ पर हम लोग हैप्पीली रह पाएंगे, खुशी से रह पाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग ओवर यूज़ कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इस चीज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, एक समिट हुआ था रियो में। ठीक है, ये आपका ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो उसका एक्चुअल में पूरा नाम है। तो वहाँ पर एक समिट हुआ था जिसको अर्थ समिट कहा जाता है, और ये समिट 1992 में हुआ था। ठीक है, तो ये समिट क्या था, तो इन 1992 द वर्ल्ड लीडर्स मेट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक है, मतलब 1992 में क्या हुआ था, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं या वर्ल्ड के जितने भी रिस्पॉन्सिबल या डेवलप अनडेवलप्ड कंट्री है
सभी लोग रियो डी जेनेरियो में मिले जो कि ब्राज़ील में है। एंड उन लोग का फोकस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मीटिंग, तो पर्पस क्या था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, उन लोग का मीटिंग का पर्पस था कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे करना है, तो ये ठीक है था। तो ये इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ, सारे देश के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ, तो एग्रीमेंट बहुत सारा साइन हुआ, जैसे क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा ठीक है ये सब सारा ऐसे बहुत सारे एजेंडा या बहुत सारे इशू को उन सारे देशों ने फाइनलाइज किया, ठीक है, जिसको बोला जाता है एजेंडा 21। मतलब टोटल ऐसे 21 ऐसे मैटर या इशू थे जिसके बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको ही एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो डिसाइड हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट में, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल एक्शन क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल एक्शन, इनकरेज कंट्रीज एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ग्लोबल एक्शन ये है, मतलब ये तय किया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, जो कंट्री जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है, वो लोकल लेवल पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा ताकि फॉरेस्ट को या बायोडाइवर्सिटी को या क्लाइमेट को चेंज होने से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। ऐसा करने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, सोशल इक्विटी को मेंटेन किया जा सकता है और हम लोग मतलब हैप्पीली हम लोग रह सकते हैं। तो इस तरह का डिसीजन लिया गया था। तो चलिए आज इतना ही हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी इसका जो पार्ट 2 होगा वो अब नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड व्हाटएवर क्वेश्चन व्हाटएवर चैप्टर यू वांट, ठीक है, उसके बारे में भी आप कमेंट करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।